लगभग 1400 साल पहले हक और बातिल की बेहद खौफनाक जंग हुई। मैदान बद्र में जंग बद्र के नाम से कुछ सौ जो हक पर लोग थे, उनका मुकाबला हजारों लोगों से था। निहत्ते लोगों का मुकाबला बेहद सुसज्जित हथियारों से लैस बड़ी फौज से था, लेकिन हक को फतह हासिल हुई। ऐसा ही कुछ साल पहले यानी 2020 के आसपास देखने को मिला। लगभग 50 के करीब मुल्क बेहद सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न हथियारों से लैस एक ऐसे मुल्क पर जा चढ़े थे जो कि न सिर्फ कमजोर था, बिल्कुल अनइक्विप्ड था, उसके पास हथियार भी नहीं थे, बल्कि अगर कहा जाए तो उनके लड़ाकू के पास जूते भी ढंग के नहीं थे। लेकिन अफगानिस्तान में कई साल तक, बल्कि दशकों तक दर्जनों फौजें लड़ी और मुंह की खाकर भागी। वही भगोड़े शायद फिर इकट्ठे हुए हैं और एक बार फिर उन्होंने एक ऐसे मैदान जंग को सजा दिया है जिसमें हक और बातिल ऐसा लगता है शायद आमने सामने हैं। यकीनन फतह हक की होती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हक पर है कौन? क्या हम हक पर हैं? क्या सामने वाला हक पर है या नहीं? इस सवाल पर चर्चा करेंगे और बेहद आपसे गंभीर बातें करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ देर मेरे साथ बने रहिए। हाल ही में एक आदमी जो कि दुनिया का उस्ताद खुद को घोषित कर चुका है, उसको इजराइल बुलाया गया और कान में कुछ कहा गया और कुछ लॉलीपॉप थमाकर शायद फुसफुसाते हुए धमकाने के अंदाज में कहा गया कि अगले कुछ हफ्ते हमारे बारे में जबान मत खोलना, उसकी जबान बंद है। बहरहाल ये वैसी ही बात हमने जोड़ दी है, कहीं अफवाहों पर न जाए। लेकिन हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका इजराइल की जंग की। आज उसके अगर देखा जाए नतीजे फिलहाल सामने आ रहे हैं। लगभग 48 टॉप कमांडर्स, टॉप लीडर्स ईरान के शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले जरा सच्चाई को भी आपको देखना होगा। सद्दाम हुसैन को जब इन्हीं ताकतों ने मटियामेट किया, शहीद किया, मौत के घाट उतारा, तो इधर खुशियां थी, जश्न थे और यही वो ईरान था जो कि शायद कहीं ना कहीं बेहद राहत महसूस कर रहा था। आज उसकी बारी है तो शायद ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और अगर ईरान अपने गिरेबान में भले ही झांके या ना झांके, लेकिन बाकी जो लोग हैं, चाहे वो प्रिंस साहब हों चाहे और लोग हों जो इधर खड़े हैं, नंबर उनका भी आना है। बहरहाल बहुत सब्र के साथ, बहुत मजबूती के साथ आप जरा इस वीडियो को देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आपको आईना दिखाने का मन है। जी हाँ, ईरान एक तरफ है, अमेरिका और इजराइल एक तरफ है और अब सुना है कि फ्रांस भी वहां कूद गया है। ये तमाम वो बातें हैं जिनको सुनकर किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लगभग 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पेश गोइयां, जिसे कहना चाहिए तमाम बशारतें, वो बता दी थी, जो कि आज ऐसा लग रहा है कि सत्य होती नजर आ रही है। यानी उन्होंने कहा था कि ऐसा मैदान जंग सजेगा जिसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले फारस का नाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद वाइलुल अरब मिन शर्रिन तरफ की भी एक तरह से उन्होंने बात कही थी और कहा था कि अरब के ऊपर तबाही है। टाइम भले ही कितना हो गया हो, लेकिन अगर टाइम लाइन देखें तो तमाम वो चीजें सज गई हैं जिसका कुरान में भी जिक्र है कि हदबी यंसिलून भी है और याजूज माजूज भी है। सूरह कहफ में भी आप पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीजें आप आज नजर आ रही हैं, लेकिन इस पर तमाम नजर डालने से पहले आपको यह देखना होगा कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसको लेकर आपको घबराना होगा। लेकिन आज मैं आपसे एक कहानी का भी जिक्र करना चाहूंगा जो कि हमने बचपन में सुनी थी। एक जंगल के अंदर 4 सांड थे, 4 भैंसे थे जिनमें बहुत दोस्ती थी। एक शेर उनका शिकार करने की लगातार जुस्तजू में रहता था, फिराक में रहता था, लेकिन वो आपस में मिलकर उस शेर को लगातार हराते रहते थे। एक दिन किसी लोमड़ी ने शेर को कुछ बात बताई और शेर ने उन 4 भैंसों के कानों में जाकर अलग अलग कुछ कहा कि तुम्हारे से ज्यादा घास दूसरा खाता है, तुमको कम मिलती है वो ज्यादा खाता है। आपस में उनमें नाइतफाकी हो गई, अलग अलग हो गए। नतीजा वही हुआ जो कि शायद लोमड़ी चाहती थी। यानी अगर देखा जाए, पहले शेर ने एक का शिकार किया, बाकी 3 खामोश रहे। फिर दूसरे का शिकार किया, बाकी 2 खामोश रहे। फिर तीसरे का शिकार हुआ और ये बेचारा खामोश रहा, क्योंकि इससे ज्यादा घास वो खा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि शेर उनको सजा दे रहा है जो उनकी घास ज्यादा खा रहे हैं। आखिर में वही हुआ, जो लास्ट का भैंसा था वो भी शेर ने खा लिया।
आज तेल को लेकर जिस तरीके से मार्केट सज रही है, यानी घास को लेकर मार्केट सज रही है, आपस की एक तरह से कंपटीशन की मार्केट सज रही है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की साजिश हो रही है, उसमें अगर लगता है तो शायद कभी सद्दाम हुसैन अलग थे, कभी कर्नल कद्दाफी अलग थे, कभी कोई अलग था, कभी शाम, कभी लीबिया, कभी इराक, कभी ईरान। आज ईरान का नंबर है, कल उसका नंबर था, तो आज इसका नंबर है। लेकिन इससे गंभीर बात यह है कि यह नंबर आता रहेगा, आगे भी आएगा, और लोग भी हैं। अभी इनसे जंग का एक तरह से मुआवजा भी वसूला जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर वो मजबूती से खड़ा रहा, उसने कई दशक तक न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उनको भागने पर मजबूर किया। उन्होंने सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि ये बताई कि हम वहां से जान बचाकर भाग आए। वही भगोड़े दोबारा इकट्ठे होकर एक ऐसे देश को कहीं ना कहीं पनिश कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके सामने खड़ा हुआ था। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा एक ऐसा पहलू भी है जिस पर शायद आप नजर न डाल रहे हो। एप्स्टीन फाइल कई दिनों से चर्चा में थी। जिन लोगों को जेल में होना था या जिन लोगों से पूछताछ होनी थी, आज वो दुनिया को डिक्टेट करने की बात कर रहे हैं। दुनिया के सामने एक नया धुएं का गुबार उन्होंने बना दिया है, और उसमें कहीं ना कहीं वो तमाम सवाल एप्स्टीन फाइल या बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ वो तमाम कृत्य किए गए जो कि आधुनिक समाज में ही नहीं बल्कि पुराने ज़माने में भी एक तरह से बड़ा क्राइम था। उन सवालों से बचने के लिए शायद ये थिएटर सजाया गया है। लेकिन इस थिएटर को सजाने का एक और मकसद है। चूंकि इन देशों के सबसे बड़े जो व्यापार के तौर पर चीजें सामने आई है वो वेपन का व्यापार है, हथियारों का, घातक हथियारों का व्यापार है। चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, ये सिर्फ हथियार बेचने के लिए अपने नए ग्राहक तलाश करते हैं। कुछ लोगों को डराते हैं, कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ लोगों को बेचते हैं। उस बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए होती है और उनका एक तरह से इस्तेमाल दिखाना भी होता है। दुनिया में तमाम वीडियो इस तरह दिखाए जा रहे हैं कि देखो ये कितना खतरनाक हथियार था, ये हमने कैसे खोज के मार दिया। अली खामेनी शहीद हो गए या मारे गए, ये प्रेरोगेटिव है आपका और फैसला है खुदा का कि उसको किस दर्जे में रखा जाता है। लेकिन वो तना खड़ा रहा और वो झुका नहीं, उसने सरेंडर नहीं किया। उसने अपने देश के उस भरोसे को बनाए रखा जो कि देश की जनता ने उस पर किया था। वो बंकर में नहीं छुपा और मुकाबला करते हुए मारा गया। एक ऐसा नेता जो कि सही मायनों में नेता के तौर पर खड़ा रहा। हम भले ही उनको श्रद्धांजलि दें न दें, भले ही उसकी मौत पर चर्चा करें या ना करें, लेकिन इतना जरूर है कि वो कभी हमारा दुश्मन नहीं था, हमारे देश का दुश्मन नहीं था। हमको क्या करना है क्या नहीं करना ये डिप्लोमेटिक मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि आज मैं इस छोटे से वीडियो के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं और आगे जरूर हाजिर होऊंगा और तमाम चीजों को विस्तार से बात करूंगा। आज मैं सिर्फ आपके लिए कुछ सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या ये कुछ बड़े सवालों को दबाने के लिए एक नया गुबार खड़ा किया गया है? क्या जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था या जिन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए थी, उन लोगों ने ये बता दिया है कि अब नया मुद्दा ये है, अब पुराने मुद्दे पर बात नहीं बल्कि नए मुद्दे पर बात होगी। और क्या हक और बातिल की इस लड़ाई में जल्दी ही रुकावट आएगी या फिर ये लंबा चलेगा? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है या फिर उस बात की तरफ जा रहा है जिसको अगर देखा जाए बड़ी किताबों में आप भी देख लेना, आर्मगेडोन को देख लेना, अल मलहमतुल उज़्मा को देख लेना, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जंग को भी देख लेना। इसको डिटेल से चाहे पढ़ लेना या अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सवाल हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहां इंसाफ की बात हो, हक की बात हो, तो खड़े रहने वाले को ही सलाम है। सरेंडर करने वालों को शायद लोग सलाम नहीं करते। वो जिंदा जरूर रहते हैं लेकिन दिलों में नहीं, दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया में जिसको के फानी होना है, हर एक को जाना है। अली खामेनी भी चले गए हैं, उनके लिए जो होगा। और खास तौर से कुरान की वो आयत जिसमें कहा गया है कि शहीदों को मरा ना कहो, उनको तो आप बाकायदा रिस्क पहुंचाते हैं, खुदा उनको बाकायदा रिस्क पहुंचाता है। बहरहाल ये सवाल बहुत हैं, वीडियो छोटा है। इन सवालों के साथ आज फिलहाल अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।